गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय पढ़ाओ की ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमने बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर हम बेसिकली जो बायोलॉजी की जानकारी है, इंट्रोडक्शन जो है बायोलॉजी का इंफॉर्मेशन हम थोड़ी सी गैदरिंग कर रहे थे कि बायोलॉजी है क्या, उसकी ब्रांचेस कौन सी है, कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो साइंस का फील्ड है या बायो का जो फील्ड है उसको आगे ग्रो करवाने में हमें बहुत ही अच्छा योगदान दिया है, बहुत ही हेल्पफुल रहे हमारे लिए। आज हम कुछ ऐसे साइंटिस्टों की बात करेंगे, ऐसे ही कुछ महान ज्ञाताओं की बात करेंगे जिन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया विज्ञान के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं महर्षि चरक। सबसे फर्स्ट चरक की बात करता हूं। पूरा नाम है इसका महर्षि चरक। महर्षि चरक की अगर बात की जाए तो महर्षि चरक किसके लिए जाने जाते हैं? महर्षि चरक को फादर ऑफ इंडियन मेडिकल या इंडियन मेडिसिन कहा जाता है। महर्षि चरक सबसे पहले तो इनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से किसको जाना गया है? महर्षि चरक को जाना गया। या सीधी सी मैं बात कहूं कि महर्षि चरक जो थे, इन्होंने हेल्थ के बारे में कुछ चीजें बताई थी कि मानव शरीर के अंदर अगर हमें अपनी बॉडी को बैलेंस रखना है तो बैलेंस रखने के लिए हमें 3 चीजों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, या 3 चीजें जो हमारी बॉडी की है उन्हें हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो वो 3 चीजें कौन सी हैं? वात, पित्त एंड कफ। ये 3 चीजें ऐसी हैं कि अगर शरीर के अंदर, अगर बॉडी में ये तीनों चीजें बैलेंस है तो तीनों चीजों के बैलेंस होने के साथ ही हम ये कह सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से क्या है, एकदम स्वस्थ है या हेल्थी है। अगर इनमें थोड़ा सा भी इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाता है, चाहे वायु या श्वास लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए, पित्त की अगर मैं बात करूं तो जो अपनी शरीर के अंदर जो अन्य मेटाबॉलिक रिएक्शंस है अगर उनमें थोड़ा सा इम्बैलेंस आ जाए, या कफ की अगर अपन बात करें तो नॉर्मल जो खांसी जुकाम हमारे हो जाता है तो उस समय गले से आने वाला जो बलगम है उसको हम कफ कहते हैं, अगर वो कफ गले के अंदर या नलियों के अंदर जमने लग जाए तो भी शरीर के अंदर क्या हो जाता है? इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाता है। तो विद्यार्थियों, महर्षि चरक ने हमें ये बताया कि अगर ये 3 चीजें आपके शरीर के अंदर बैलेंस है तो आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कौन है? इंडियन मेडिसिन के फादर किसको कहा गया? महर्षि चरक। सेकंड थिंग, ये फेमस क्यों है? क्योंकि इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, या मैं कहूं कि इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी। उस बुक का नाम क्या है? चरक संहिता। बुक का नाम क्या है? चरक संहिता। चरक संहिता के रचयिता कौन है? महर्षि चरक है। विद्यार्थियों, मैं आपको ये चीज पहले बता दूं कि कुछ जो नाम है उन नामों से ही आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि उनके डेवलपर कौन है, या उनके डिस्कवर किसके द्वारा की गई है, या उन साइंटिस्टों के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई होगी। जैसे यहाँ चरक संहिता की बात आ रही है तो स्टार्टिंग के अंदर नाम आ गया चरक, और हम बात भी किसकी कर रहे हैं? महर्षि चरक की कर रहे हैं। तो चरक के बारे में ये 2 चीजें हमें मोस्टली याद रखनी है, फादर ऑफ मेडिसिन है और चरक संहिता के रचयिता। इसके बाद सेकंड थिंग या सेकंड जो अपने वैज्ञानिक है उनकी मैं बात करता हूं, सुश्रुत की। SUSRUT। महर्षि सुश्रुत की अगर बात की जाए तो महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। फादर ऑफ सर्जरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि
महर्षि जो सुश्रुत है ये शल्य चिकित्सा से संबंधित जो ज्ञान है उन्होंने हमें उसकी जानकारी दी, शल्य चिकित्सा के बारे में हमें बताया था। तो फादर ऑफ सर्जरी के नाम से इनको पहचाना जाता है कि फादर ऑफ सर्जरी कौन है, महर्षि सुश्रुत है। तो प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। यहां सर्जरी का मतलब है प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहते हैं, या फिर आपको ये कह दिया जाए कि शल्य चिकित्सा का जनक कौन है या फादर ऑफ सर्जरी कौन है, तो सीधी सी बात आपका नाम, आपके सामने नाम किसका आएगा, महर्षि सुश्रुत का आएगा। अब विद्यार्थी इनके द्वारा भी एक बुक लिखी गई थी जिसके अंदर टोटल जो सर्जरी किस तरीके से होनी चाहिए, क्या क्या हमें रोगी के साथ किस तरीके का बिहेव करना चाहिए, उसको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने अपनी एक बुक के अंदर, या सारी जो नॉलेज है वो एक बुक के अंदर दी है। उसका नाम क्या है, सुश्रुत संहिता। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, ऊपर वाली महर्षि चरक की जब हमने बात की तो उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था या जो बुक थी वो कौन सी थी, चरक संहिता थी। यहाँ जो ग्रंथ है वो कौन सा है, सुश्रुत संहिता। इसका मतलब सुश्रुत फर्स्ट में आ रहा है, हम पढ़ भी क्या रहे थे, महर्षि सुश्रुत के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो महर्षि सुश्रुत के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी वो कौन सी थी, सुश्रुत संहिता थी। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कॉमन सी चीजें हैं कि प्राचीन काल में जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो लगभग संस्कृत भाषा के अंदर, यानी लैंग्वेज कौन सी है उनके अंदर, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। तो ये सुश्रुत संहिता और चरक संहिता प्रारंभ में इनको संस्कृत लैंग्वेज के अंदर ही लिखा गया था। उसके बाद उनकी जो अदर लैंग्वेजेस है उनके अंदर उनका एक्सप्लेनेशन किया गया, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, अलग अलग भाषा के अंदर उन चीजों को समझने के लिए उसका अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया उनका, वो अलग अलग भाषा में बाद में हुआ था। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले जो वो ग्रंथ था, वो ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए थे, संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए थे। तो विद्यार्थियों ये दो ऐसे महान व्यक्ति थे, महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने चरक को फादर ऑफ मेडिसिन कहा गया और सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अपने जो साइंटिस्ट हैं उनकी, तो डॉक्टर बीरबल साहनी का नाम मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। नेक्स्ट अपने साइंटिस्ट आते हैं डॉक्टर बीरबल साहनी। डॉक्टर बीरबल साहनी, डॉक्टर बीरबल जो साहनी है, डॉक्टर बीरबल साहनी को फादर ऑफ पेलियोबॉटनी कहा जाता है, फादर ऑफ पेलियोबॉटनी। यहां आपको ध्यान देना है, पेलियोबॉटनी से मेरा मतलब यहां है पूरा वनस्पति विज्ञान, या हम कह सकते हैं जीवाश्म विज्ञान, फॉसिल्स, फॉसिल साइंस जो होती है वो पेलियोबॉटनी के अंदर ही इंक्लूड है। फादर ऑफ पेलियोबॉटनी यानी फॉसिल साइंस की अगर मैं बात करूं तो जीवाश्म, जो फॉसिल जो वर्ड है वो फॉसिल वर्ड का मतलब क्या है, आपने पिछली कक्षाओं में कहीं ना कहीं फॉसिल वर्ड को समझा होगा, पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर। फॉसिल का मतलब सीधा सा विद्यार्थी होता है कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई गर्म रेत का टीला है और उस गर्म रेत के टीले के अंदर कोई भी एक जीव है वो आके दब गया और दबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद जब आपने देखा तो उस जीव की शरीर की जो छाप है, उसकी बॉडी साइज, उसकी जो इमेज है, वो इमेज उस रेत के टीले के ऊपर या उस जीव की छाप जो है वो हमें उस मिट्टी के अंदर प्राप्त होती है, तो उस छाप को ही हम क्या कह देते हैं, फॉसिल कह देते हैं। एक अगर एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी करते करते आपकी जो बुक थी उस बुक के अंदर कोई मक्खी या मच्छर आ गया और आपने बुक को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब क्लोज करते ही बुक का जो वजन था, उस वजन के कारण उस जीव की उस पेज के ऊपर दबने से क्या हो गई, डेथ हो गई। अब आपने उस बुक के ऊपर और वजन रख दिया, अन्य और बुकें रख दी, तो उस पेज के ऊपर जिसके ऊपर वो जीव दबा हुआ है, उस पेज के ऊपर उस जीव की शरीर की जो स्ट्रक्चर है, बॉडी की जो स्ट्रक्चर है,
वो ऐसी की ऐसी छप जाएगी। फिर भविष्य में जब भी आप कभी उस पेज को निकाल कर देखोगे, आप उस बुक को दोबारा से पढ़ोगे, आपके सामने जब वो पेज आएगा तो उस जीव का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो स्केलेटन है, वो तो आप क्या कर दोगे, सूख जाएगा, वो सूखने के कारण वो तो अलग हो जाएगा, लेकिन उस पेज के ऊपर उस बॉडी की ऐसी की ऐसी इमेज जो है वो आप आसानी से देख सकते हैं, और उसी इमेज के बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि जो जीव यहाँ दबा था उसकी साइज क्या हो सकती है, आकार आकृति क्या हो सकती है। तो ये जीवाश्म विज्ञान पेलियोबॉटनी के अंदर इंक्लूड है। तो बीरबल साहनी जो थे उन्हें फादर ऑफ पेलियोबॉटनी कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान के जनक कहा जाता है, और इनके द्वारा एक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की गई थी, डॉक्टर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, जो कि वर्तमान में लखनऊ के अंदर है। और उस इंस्टीट्यूट के अंदर पेलियोबॉटनी की स्टडी या पेलियोबॉटनी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनसे संबंधित अगर हम स्टडी करना चाहें तो हम इस इंस्टीट्यूट में जाकर उस चीज की नॉलेजमेंट आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने एक वैज्ञानिक है फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी के, जिसका नाम है पंचानन माहेश्वरी। जिसका नाम क्या लिया जाएगा, पंचानन माहेश्वरी। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी है। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है भ्रूणिकी के जनक। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी को कहा गया है, और इन्होंने क्या किया था, पुष्पी पादपों में या पुष्पी पादपों के अंदर परकनली के अंदर फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है, या हम सीधा से कह सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया करवाकर उन्होंने ये डिस्कवर किया कि किस मेथड से हम जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उन एंजियोस्पर्म प्लांट के जो सीड्स हैं उनको ग्रो करवा सकते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो पंचानन माहेश्वरी जो है, पंचानन माहेश्वरी ने पुष्पी पादपों के परकनली में निषेचन कराने की जो टेक्निक है वो टेक्निक सबसे पहले खोजी थी कि परकनली के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया किस तरीके से करवाई जा सकती है। और अगर परकनली के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो सीधी सी बात है विद्यार्थियों, जो सीड डोरमेंसी की अगर अपन बात करें, बीज प्रसुप्ति की अगर मैं बात करूं, तो उस एंजियोस्पर्म प्लांट की डोरमेंसी का जो टाइम है वो भी क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो इनकी जो टेक्निक थी टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन, वो टेक्निक किसके द्वारा दी गई थी, टेक्निक थी फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब। फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब। इस फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब के द्वारा क्या किया गया, सीड डोरमेंसी कम किया जा सकता है। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। सेकंड थिंग आपको ये याद रखनी है कि इन्होंने डिस्कवर क्या किया था, इन्होंने टेक्निक खोजी थी। कौन सी टेक्निक कि फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरीके से करवाया जाए उस तकनीक की खोज की थी इन्होंने। और इस तकनीक की खोज से क्या किया गया, जो सीड डोरमेंसी थी या बीज की जो सुषुप्त अवस्था थी, उसे सुषुप्त अवस्था के समय को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर सुषुप्त अवस्था का समय या डोरमेंसी का टाइम अगर कम होगा तो सीधी सी बात है कि सीड जो जर्मिनेशन है वो जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि सीड अपने आप को जो अंकुरित करने के लिए या ग्रो करने के लिए या अपने आप को जनरेट करने के लिए वो क्या करता है, अनुकूल वातावरण की या अनुकूलतम जो
टेम्परेचर, प्रेशर या अदर जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी, मिनरल्स की हो, चाहे मौसम की मान लो आप, या अदर कोई भी एक्टिविटी के लिए उसे जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी अडेप्टेशन उसके लिए चाहिए, अगर उसे वो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वो सीड क्या नहीं होगा, जर्मिनेट नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि वो सीड अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने प्रोटोप्लाज्म को बचाने के लिए वो क्या कर लेता है, अपने चारों तरफ एक हार्ड कवर का फॉर्मेशन कर लेता है और अपने जीव द्रव्य को सुरक्षित रख लेता है, ताकि जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उस प्रतिकूल परिस्थिति में उस सीड के प्रोटोप्लाज्म को कोई नुकसान ना हो। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आ जाती है वो सीड डोरमेंसी समाप्त हो जाती है, समाप्त कर दी जाती है किसी भी केमिकल के छिड़काव से, या उसको थोड़ा सा खुरच के किसी भी तरीके से हम सीड की डोरमेंसी को नष्ट कर सकते हैं और फिर उस सीड को जर्मिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये एक अभूतपूर्व योगदान था डॉक्टर पंचानन महेश्वरी का। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ए इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इनकी जो बुक है, बुक का नाम क्या है, ए इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ इंट्रोडक्शन to the embryology of angiosperm, ये इनकी बुक थी, इसकी डॉक्टर पंचानन महेश्वरी। और इस बुक के अंदर टोटल जो उनकी टेक्निक है उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक साइंटिस्ट और है, शिवराम कश्यप, जिनको भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कहा जाता है। तो यहाँ नेक्स्ट हम साइंटिस्ट की अगर बात करें तो वो है शिवराम कश्यप, जिनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, भारतीय ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसको कहा गया है, शिवराम कश्यप। ये कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे विद्यार्थियों जिनका डिस्कशन मैंने आपके सामने किया है। एक साइंटिस्ट और है प्रोफेसर करमचंद मेहता। नेक्स्ट साइंटिस्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रोफेसर करमचंद मेहता। प्रोफेसर करमचंद मेहता जो थे, इन्होंने जो अपनी गेहूं और जौ की फसल है उसके अंदर होने वाली एक डिजीज है कीट रोग, उस कीट रोग के संक्रमण को कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में हमें किसने बताया, प्रोफेसर करमचंद मेहता ने बताया था। प्रोफेसर करमचंद मेहता ने हमें ये थोड़ा सा अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों के अंदर जो गेहूं की और जौ की फसल है उसके अंदर होने वाला जो कीट रोग है वो कैसे फैलता है, संक्रमण जो है वो फैलता कैसे है। तो उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो फसल है उसके अंदर संक्रमण नवंबर माह के अंदर बहुत अधिक तेज गति से फैलता है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो पक्सिनिया के जो यूरिडो बीजाणु है वो यूरिडो बीजाणु पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर कम टेम्परेचर के अंदर अपने आप को जनरेट बहुत फास्टली कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो रिप्रोडक्शन जो कम तापमान के ऊपर है वो बहुत तेज गति से करते हैं। तो अगर हमें इस फसल को नष्ट होने से या इस यूरिडो बीजाणु के संक्रमण से हमें बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो गेहूं या जौ की फसल है
कुछ समय तक हमें वहां उस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर फसल को ग्रो नहीं करवाना चाहिए। हमें उस भाग को थोड़ा खाली छोड़ देना चाहिए ताकि ये जो यूरिडो बीजाणु है वो रिप्रोडक्शन ना कर सके, क्योंकि इन्हें अनुकूल टेम्परेचर जो है वो नहीं मिल पाएगा। अनुकूल टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकी जो संख्या है उसमें वृद्धि नहीं होगी, नंबर नहीं बढ़ पाएंगे। नंबर इनके नहीं बढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये क्या होंगे, कम होंगे। तो अगर पहाड़ी क्षेत्रों में हमने कुछ वर्षों तक अगर ये फसल नहीं उगाई तो मैदानी क्षेत्रों के अंदर होने वाले संक्रमण को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। प्रोफेसर करमचंद मेहता ने ये भी बताया कि प्राइमरी जो संक्रमण है वो प्राइमरी संक्रमण सबसे फर्स्ट इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर शुरू होता है, यानी पक्षिनिया के जो ये यूरिडो बीजाणु है वो संक्रमण की शुरुआत कहां से करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से करते हैं, और फिर ये जैसे जैसे इनको अनुकूलतम वातावरण मिलता जाता है वैसे वैसे ये मैदानी क्षेत्रों की फसलों को भी क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें ये प्रयास करना पड़ेगा, पहाड़ी क्षेत्रों से कुछ समय के लिए फसल को हटाना पड़ेगा, यानी कुछ वर्षों तक वहां फसल नहीं उगाएंगे तो मैदानी क्षेत्रों के अंदर आसानी से हम संक्रमण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों इस तरीके की कुछ साइंटिस्टों की बात मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट की है। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग फील्ड के अंदर अपना बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। यहाँ अगर मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करूं तो कुछ दो साइंटिस्टों के नाम मैं और लेना चाहूंगा। यहां एक तो आते हैं अपने फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। यहां आपको विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, लेकिन फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन ये कौन है, ये है पंचानन महेश्वरी, सॉरी एम एस स्वामीनाथन। ये कौन है, एम एस स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया है, यानी भारतीय हरित क्रांति का जनक तो कौन है, एम एस स्वामीनाथन है। लेकिन सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी केवल हरित क्रांति का जनक है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग इसलिए है ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर क्योंकि सबसे फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में नॉर्मन बोरलॉग ने ही बताया था। लेकिन इंडिया के अंदर यानी भारत के अंदर इस हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसको जाता है, वो जाता है एम एस स्वामीनाथन को। इसलिए एम एस स्वामीनाथन को क्या कहा गया है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। कहा कि इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर माना गया एम एस स्वामीनाथन। तो विद्यार्थी ये कुछ साइंटिस्ट थे जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ की है। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना बहुत ही अच्छा योगदान दिया, विज्ञान के फील्ड को आगे बढ़ाने में अच्छा योगदान दिया, नई नई चीजें हमें बताई इन्होंने, जिससे कि हम आगे की तरफ विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ सके और चीजों को जान सके कि कौन सी चीज किस तरीके से काम आती है। इसके अलावा एक साइंटिस्ट और है जेसी बॉस। ये भी बहुत ही अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए जाने जाते हैं, जेसी बॉस। सबसे पहले तो मैं इनके इंस्ट्रूमेंट की बात करूंगा कि इन्होंने एक यंत्र खोजा था। इंस्ट्रूमेंट की अगर अपन बात करें तो वो था क्रेस्कोग्राफ। और ये क्रेस्कोग्राफ जो यंत्र था, इंस्ट्रूमेंट जो था, वो क्रेस्कोग्राफ यंत्र प्लांट के अंदर होने वाली छोटी सी भी जो विद्युतीय संकेत है या छोटी सी भी जो वृद्धि है उसको हम आसानी से जान सकें, माप सकें
उसका अनुभव हम आसानी से कर सके, उसके बारे में ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो जेसी बॉस ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, आरोही मापी के नाम से भी इसको जाना जाता है। जेसी बॉस ने क्रेस्कोग्राफ नामक जो एक यंत्र था उसका निर्माण किया, जिसकी सहायता से हम पादप के अंदर होने वाले जो छोटे से छोटा स्पंद है, स्पंदन, उसको भी हम आसानी से माप सकते हैं, समझ सकते हैं या फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये तो था जेसी बॉस का यंत्र। और बॉस ने एक प्लांट के ऊपर एक अध्ययन किया था जिसको हम छुई हुई या लाजवंती कहते हैं, और छुई हुई को बॉटनिकल नेम में कहते हैं मिमोसा पुंडिका। मिमोसा पुंडिका, मिमोसा पुंडिका ये छुई हुई या लाजवंती का नाम है। इसके ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंटल प्लांट वो कौन सा है? मिमोसा पुंडिका, छुई मुई या लाजवंती। अब छुई मुई के पादप के बारे में आपने अच्छी तरीके से देखा होगा कि जैसे ही आप प्लांट की पत्ती को या लीफ को उसको जैसे स्पर्श करते हो, स्पर्श करते ही उसकी पत्तियां सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है, और थोड़े समय बाद में क्या होता है, जैसे ही आप उसको थोड़ा सा रिलीफ देते हो वापस अपनी फैल जाती है। तो उस छुई मुई की पत्ती को संकेत कहां से मिल रहे हैं और वो संकेत उन पत्तियों से नीचे की तरफ किस तरीके से गमन कर रहे हैं, इस चीज का अध्ययन और उसका मापन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था वो था क्या? क्रेस्कोग्राफ। इस क्रेस्कोग्राफ से इस मिमोसा पुंडिका के अंदर होने वाला जो विद्युतीय संकेतों का गमन है, उस विद्युतीय संकेत के गमन का अध्ययन आसानी से किया गया। तो विद्यार्थी ये था जो अलग अलग वैज्ञानिक थे उनके द्वारा किए गए जो अलग अलग विज्ञान के क्षेत्र में कार्य थे, उन कार्यों की मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए विद्यार्थी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कंटिन्यूअसली वीडियो को देखते रहिए, बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसको समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके जरूर बता दीजिए।